नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉपिक टेंस, और टेंस को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो ये, स्टूडेंट्स ने काफ़ी डिमांड की थी कि सर टेंस पे वीडियो बनाइए। तो मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस बनेंगी टेंस के ऊपर, ये 3 तरीके से बनेंगी। पहला तो एक सिंगल यानी कि आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट के ऊपर एक वीडियो मिलेगी आपको, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह, और इस तरीके से सो ऑन, इस तरीके से वीडियो सिंगल टेंस पे और उनके सब पार्ट्स पे बनेंगी। दूसरी जो होगी उसमें एक प्रेजेंट टेंस एक साथ बनेगा, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। पास्ट के सारे टेंसेस की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। ठीक है, मतलब एक ही में ये सारी वीडियोस होंगी। और इसी तरीके से फ्यूचर की एक कंबाइंड वीडियो बनेगी जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे। और थर्ड कैटेगरी जो होगी, थर्ड टाइप की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक मैराथन वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बेसिकली आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के सारे पार्ट हो, पास्ट के सारे पार्ट हो या फ्यूचर के सारे पार्ट हो, एक साथ मिल जाएंगे, जिसको हम मास्टर वीडियो या मैराथन वीडियो बोलते हैं, जिसमें टाइम मैटर नहीं करता, एक सिंगल वीडियो में पूरा आपको टॉपिक खत्म मिलेगा टेंस का। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिंगल एक ही वीडियोस में सब सारा कंटेंट चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको जरूरत होती है कि यार हमें बाकी टेंस तो आता है लेकिन किसी पर्टिकुलर टेंस में प्रॉब्लम है, तो सर हमें वो पर्टिकुलर टेंस बता दीजिए। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से टेंसेस बना रहा हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ विशेष स्पेशल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ टेंसेस को, बहुत ही क्लियर, आपको एकदम एक बार में समझ में आएगा। एक ही तरह के सेंटेंस को लेकर मैं सारे टेंसेस का मैं यूज करके बनाने वाला हूँ, ताकि आपको कंपेरिजन करना ईजी हो और चीज़ों को समझना आसान हो। बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, टेंस जो है उसका मतलब होता है काल। ठीक है, यानी समय। तो बोला देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, 3 तरह के टेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस है जिसको वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत गया समय। ठीक है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल, यानी जो समय अभी आने वाला है। तो ये 3 तरह के मेन टेंसेस हैं, लेकिन इनकी सब कैटेगरीज भी है स्टूडेंट। इनको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने फर्दर इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहली कैटेगरी जो है उसमें लिखा है, पहले तो आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, लिखा है टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज। तो 4 सब कैटेगरीज में क्यों बांटा गया मैंने आपको बताया, और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप टेंसेस को 4 सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो है वो है इंडेफिनिट, दूसरी है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इसमें से जितने भी आपने मेन टेंसेस पढ़े हैं ऊपर, उन सबको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट की ही बात करूं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये बन गए। फिर पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये भी बन गए। इसी तरीके से फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक टेंसेस का एग्जांपल हो गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 इसके बन जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके। या यूं कह लीजिए कि 11th में एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल। वैसे चैप्टर का नाम तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बट उसमें जो रूल यूज होगा जिसके बेसिस पे मैं आपको समझाने वाला हूं, उस रूल का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो रूल क्या बोलता है, थोड़ा सा आपको वो पहले मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। वो रूल आपको ये कहता है कि अगर कोई एक चीज आपको m तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, और कोई दूसरी चीज आप n तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट 3 तरीके से पहन सकते हो, यानी 3 टी शर्ट है तो 3 तरीके से अलग अलग दिन आप पहन सकते हो। और दूसरा आपके पास एक जीन्स है, ठीक है, जिसको आप 4 दिन अलग अलग से पहन सकते हो, क्योंकि 4 जीन्सेज हैं आपके पास। तो आप दोनों को अगर आप देखना चाहते हो कि कंबाइन करके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जितनी टी शर्ट के नंबर ऑफ वे हैं और जितने जीन्स के नंबर ऑफ वे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि m इंटू n आपके टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको बोलूँ कि मेन आपके पास 3 तरह के टेंसेज हैं, ठीक है, और 4 उनके सब पार्ट है, तो टोटल आपके पास 12 टेंसेज बनने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक की बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपको आगे बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा बोर्ड पर सामने देखिएगा। देखिए टेंस जो है वो बेसिकली एक तरह के वाक्य ही होते हैं। ठीक है, तो हमको टेंस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके वाक्य के प्रकार बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कुछ वाक्य के प्रकार हैं, उनको एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम वाक्यों में प्रयोग होने वाली चीज़ों को समझेंगे कि यानी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाक्यों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाक्यों में प्रयोग होती हैं, वो समझेंगे, देन जाके हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपके आगे, वाक्यों के प्रकार। पहला प्रकार जो दे रखा है वो है अफर्मेटिव, यानी वाक्यों का एक टाइप है अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं, यानी जिनमें सीधे सीधे वाक्य होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिख रखा है, ताकि आप उनको एक कंपैरिजन करके अच्छी तरीके से समझ भी पाए कि वाक्यों में क्या प्रकारों के आधार पर क्या अंतर होता है। तो पहला जो अफर्मेटिव टाइप का, सकारात्मक टाइप का जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो है राम बाजार जाता है। ठीक है,
अगर हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या इसी का नेगेटिव लिखते हैं तो उसमें नकारात्मकता यानी कि नहीं वर्ड आ जाता है, तो राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, राम बाजार जाता है अफर्मेटिव हो गया सकारात्मक, और राम बाजार नहीं जाता है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर है इंट्रोगेटिव, कहते हैं ना पुलिस वाले कि हम आपसे इंटरोगेशन करना चाहते हैं, यानी हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी कि वाक्य बोला जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न तो पूछा जाएगा लेकिन नकारात्मक के भाव से, नकारात्मकता के भाव से, यानी प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन उसमें एक नहीं का फैक्टर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या राम बाजार नहीं जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन नकारात्मकता का भाव है कि क्या राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें। फिर इसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। फिर आपके पास दो कैटेगरी और होती है वाक्यों की, जिसको हम WH फैमिली के वाक्य बोलते हैं। हालांकि ये निकले इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से ही हैं, लेकिन इनमें WH का फैक्टर आ जाता है। अभी WH फैमिली क्या होती है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि WH फैमिली वो होती है जिनमें जो सेंटेंसेज या जो वाक्य जिनमें WH का फैक्टर होता है, WH से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वाई में WH आ गया, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब में WH से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं इन शब्दों के बीच में WH आ रहा है जो क्वेश्चन के रूप में पुट हो रहा है। फॉर एग्जांपल वाई लिखते हैं, ठीक है, तो वाई में WH आता है। जैसे हम अगर वाई लिखें कहीं पे तो वाई के अंदर WH आता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं वाई लिखूँ या वैन लिखूँ तो इसमें WH आता है। ठीक है, तो ये WH एक क्वेश्चन मार्क का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न है। तो WH फैमिली के भी इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, WH फैमिली इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य तो होते हैं लेकिन साथ में WH फैमिली के होते हैं ये। ठीक है, तो WH फैमिली के इंट्रोगेटिव, जिसमें राम बाजार क्यों जाता है, क्यों ये जो है ये WH फैमिली का एक मेंबर है, दैट इज वाई इसको हम WH फैमिली के इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं। फिर WH फैमिली के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसे राम बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब WH फैमिली जो होती है एक तरीके से कुछ ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे WH से स्टार्ट होता है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, तो ये एक प्रश्न पूछ लिया गया। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, उसमें भी WH आ गया स्टार्टिंग में। वेयर मतलब कहाँ, उसमें भी WH आ गया। तो ये सारे WH फैमिली के ग्रुप होते हैं, और इन ग्रुप में से अगर कोई भी वर्ड पर्टिकुलरली यूज किया जा रहा है सेंटेंस में तो वो WH फैमिली का प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है ना, और अगर उसमें नकारात्मकता भी है साथ में, यानी कि बाजार क्यों नहीं जाता है टाइप में आ जाता है, नहीं भी आ रहा है साथ में, तो फिर वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। कंपेरिजन के लिए आपके सामने वाक्य है, अफर्मेटिव हो गया राम बाजार जाता है, नेगेटिव हो गया राम बाजार नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव क्या राम बाजार जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या राम बाजार नहीं जाता है। यहाँ तक तो नॉर्मल सेंटेंसेस थे। ये जो दो हैं ये इन्हीं दोनों में से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से ही निकल के आए हैं। इनमें पहला है राम बाजार क्यों जाता है, यानी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, और दूसरा है राम बाजार क्यों नहीं जाता है, यानी WH फैमिली का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाक्यों के भाग की, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें उसमें ये भी पता होना चाहिए टेंस बनाने से पहले, टेंस सीखने से पहले, कि वाक्यों में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं और किस ऑर्डर में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के भाग, वाक्यों में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। देखिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्यों के प्रकार, तो ये वाक्यों में अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने दो वाक्यों के थ्रू, दो सेंटेंसेस के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा जिन चीज़ों पर मैं हाईलाइट करूँगा। देखिए सेंटेंस रखा है, पिछला ही वाक्य, सेम वाक्य को लेके हम पूरे टेंस में चलेंगे ताकि आपको कंपैरिजन इजी हो। बोले राम बाजार जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसका सेंटेंस बनेगा राम गोज टू मार्केट। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, जब मैं रूल्स बताऊंगा तब आप बना पाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर बोला रहा है राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। तो इसमें राम, किसी भी सेंटेंस में राम यानी कि जो करता है, जो काम कर रहा है, उसको हम कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिनोट कर रखा है कि चाहे राम इंग्लिश या हिंदी दोनों में, उसको हम एरो से मैंने आपके लिए बना रखा है कि ये सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो बाजार जाता है का बना है गोज टू मार्केट, तो इसमें ये जो वर्ड है गोज, ठीक है, ये जो गोज है, ये गोज में सिर्फ गो की अगर हम बात करें इस पोर्टिकल की, तो गो मैंने आपके लिए लिखा है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्रिया है आपके लिए। और टू मार्केट कहाँ जाता है, मार्केट को जाता है, बाजार को जाता है। तो जो भी काम कर्ता के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, कार्य करने को तो क्रिया बोलते हैं, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और जो भी काम उसके द्वारा किया जा रहा है उसको हम कर्म बोलते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक वाक्य के बेसिकली मेन ये तीन भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मतलब वर्ब कह सकते हो आप, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक सेकेंड केस और भी हो सकता है, जब आपका सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट, तो जैसे नेगेटिव का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है उसी का सेम, राम बाजार
नहीं जाता है, ठीक है। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता, ये सेंटेंस है राम डज नॉट गो टू मार्केट। तो इसमें आप देखिए राम तो हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया जिसको हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में, काम करने वाला, ठीक है, राम काम कर रहा है। और इसके बाद है डज नॉट, तो ये जो डज नॉट में ये जो डज है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है ये, ठीक है। इसके बाद नॉट यानी कि नहीं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नहीं वर्ड यूज हो रहा है तो नकारात्मकता तो आएगी, नॉट आएगा। फिर है आपका गो यानी कि जाना, वर्ब क्रिया। तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, यानी कि कर्ता तो होगा ही, वर्ब भी होगी, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये तो होगा। बस इस सेंटेंस में नई चीज़ क्या आई है, इस सेंटेंस में नई चीज़ है कि हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, यानी कि डू और डज का यूज भी होगा, जिसमें कि डज जो है आपका यहाँ पर यूज होगा, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का काम क्या होता है, ये क्रिया की यानी कि वर्ब की हेल्प करती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सहायक क्रिया, तो क्रिया की हेल्प करने वाली है ना। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो कि क्रिया की हेल्प करेगी, नॉट इसलिए आया क्योंकि नहीं है, और वर्ब जो है वो क्रिया हो गई। और टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, पर कहाँ नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, राम नहीं जाता है बट कहाँ को नहीं जाता है, बाजार को नहीं जाता है, तो टू मार्केट लगेगा ऑब्जेक्ट, यानी जो भी काम राम के द्वारा किया जा रहा है, बाजार जाने का काम किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो एक बात आप इसमें ध्यान से समझेंगे कि आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि हमेशा, ठीक है, जो नॉट है वो देखिए आपने ध्यान से, नॉट जो है वो गो से यानी वर्ब से पहले आ रहा है। तो कभी भी आप नोट करेंगे कि जो नॉट होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, कोई भी दुनिया का कोई भी टेंस हो, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो नॉट होगा, नेगेटिव में जब भी नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस के बेसिकली ये 3 या 4 पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब हो गई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बात करेंगे नॉट का, तो नॉट किसी में आता है किसी में नहीं भी आता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, और अगर नॉट आता है तो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो भी फॉर्म आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा वो लगा लेंगे, और देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले कार्य करने वाला कर्ता आता है सब्जेक्ट में, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले की बात नहीं, वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा बन रहा है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सेंटेंस में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एक सब्जेक्ट आता ही आता है, जरूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंसेस वगैरह आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी आएगी, ठीक है, या अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपकी वर्ब हो गई, और एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जिसमें से अगर आप मेन में लेना चाहो तो सब्जेक्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, वर्ब हमेशा देखने को मिलेगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में, कर्ता जिसको बोलते हैं। वर्ब क्या हो गई, जो क्रिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी उस कर्ता के द्वारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे WH फैमिली की, ठीक है। आपको टेंस समझाने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि WH फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यूज़ होने वाली सेंटेंसेस में, तो आपको WH फैमिली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि WH फैमिली क्या होती है, उसका कैसे यूज़ करते हैं, और उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला WH फैमिली इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग मेनली विद द WH, ठीक है, वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं ये। तो WH फैमिली क्या होता है, एक ग्रुप है वर्ड्स का, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं वर्ड WH से। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाई मतलब क्यों, तो क्यों में WH वर्ड यूज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही होता है मेनली, ज़्यादातर तो WH स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, लेकिन एक आध ऐसे हैं जैसे कि आप कह सकते हो WH में आप व्हेन है, एक आध ऐसे हैं जिनमें WH बाद में भी यूज होता है, जैसे W बाद में है, एंड में है, और H पहले है। तो वाई मतलब क्यों हो गया, व्हेन मतलब कब हो गया, हाउ मतलब कैसे हो गया, साथ साथ आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हु हो गया जिसका मतलब होता है कौन, वेयर मतलब कहाँ, हुम मतलब किसका, मतलब किनका, हुज मतलब किसका, ये होता है किसका, ये होता है किनका। अब देखिए किनका में एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये किनका सामान है, तो एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, या फिर हम किसी बड़े के लिए यूज़ करते हैं किनका का। जैसे मेरे से कोई एल्डर है, बड़ा है, तो मैं उनके लिए बोलूँगा ये किनका सामान है, क्या ये पिताजी का सामान है, ठीक है। तो इस तरीके से किनका यूज़ होता है, ठीक है। हुज हो जाता है किसका, अपने से छोटे अपने बराबर वालों के लिए यूज़ कर सकते हैं हुज, और ये सिंगुलर को शो करता है, यानी एक सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ होता है कि किसका सामान है ये, ठीक है, हुज किसका सामान, विच कौन सा, ठीक है, एसेट्रा, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं WH फैमिली में। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि WH फैमिली जो होती है वो ग्रुप होती है वर्ड्स का जो कि स्टार्ट होते हैं WH से। एग्जाम्पल के लिए WH वाई हो गया, वाई मतलब कौन, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, व्हेन मतलब कब, हाउ
कैसे, हु किसका, कौन, वेयर कहाँ पे, ठीक है, और हुम किनका, हुज किसका, विच किसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। राम बाजार क्यों जाते हैं, अब सेंटेंसेस में यूज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो WH फैमिली में ये चीज़ें उठ के आगे आ जाती हैं। WH फैमिली में जो क्यों है ना वर्ड, क्यों, ठीक है, क्यों मतलब वाई, तो ये वाई उठ के आगे आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। और राम बाजार क्यों नहीं जाता है, अगर आता है तो भी WH फैमिली में क्यों अगर लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा, ये सब लगते हैं WH फैमिली के वर्ड सबसे पहले आते हैं। बाकी मैं जब आपको रूल समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो कि WH फैमिली जब भी आएगी उसका वर्ड सबसे पहले स्टार्टिंग में सेंटेंस के पहले लगेगा टेंथ के अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में लगेंगी लेकिन वो पहले लगेगा। इसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, चाहे डू यूज हो रहा है, डज यूज हो रहा है, इज एम आर यूज हो रहा है, वाज वर यूज हो रहा है, कुछ भी यूज हो रहा है वो इसके बाद लगेगा और फिर वहाँ से सब्जेक्ट वगैरह नॉट वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करके अच्छी तरीके से रख लीजिए और अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान समझेंगे। इन वाक्यों के अंत में आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। साथ ही मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया था कि आ था, ई थी, ए थे का मतलब क्या होता है, ठीक है। कई बच्चे समझेंगे नहीं कि आ था, ई थी और ए थे आदि शब्दों का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जैसे आ था मतलब किया था, तो इसमें आ था आ रहा है, ठीक है। दिया था तो आ था आ रहा है, ठीक है। लिया था तो आ था आ रहा है। खाया था आ था, पिया था, सोया था, रोया था, तो आ रहा है ना, आ था, ई थे आदि शब्द मिल सकते हैं। अब आ था, ई थी, ए थे का मतलब ये नहीं है कि साथ में किया नहीं हो सकता। किया में भी लास्ट में आ था आ रहा है, दिया में भी आ था आ रहा है, लिया में भी आ था आ रहा है, खाया था में भी आ था आ रहा है, पिया था में भी आ था आ रहा है, सब में आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जितने भी पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे उनकी पहचान ये है कि इन वाक्यों के अंत में आ था, ई थी और ए थे आदि शब्द पाए जाते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिखा है जैसे राम बाजार जा चुका था, तो जा चुका में ये देखिए यहाँ से लेके आ था है, चुका के बाद ये आ की मात्रा है और फिर था, चुका था। इसी तरीके से अगर इस वाक्य को हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम बाजार जा लिया था, ठीक है, तो लिया था तो भी वो चीज़ करेक्ट है। तो राम बाजार जा चुका था या जा लिया था। अब इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि राम बाजार जा चुका था है, उसको लेके अगर हम बनाना चाहें तो सेंटेंस बन जाएगा राम हैड गॉन मार्केट्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नोट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैड होती है, चाहे सिंगुलर नंबर हो या फिर प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ हैड का यूज होगा, ठीक है। तो राम हैड गॉन मार्केट, ठीक है, ये सेंटेंस है। इसका आप रूल देख लीजिए, राम बाजार जा चुका था यानी राम हैड गॉन मार्केट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राम जो है वो सब्जेक्ट है, करता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है यानी जो काम कर रहा है, ठीक है, करता। फिर आपने देखा होगा ध्यान से हैड बोल रहा है तो हमने यहाँ पे हैड लगाया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का, जा चुका मतलब जाना मतलब गो, तो उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया टू मार्केट, या फिर थर्ड फॉर्म के साथ टू नहीं लगता, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। राम हैड गॉन मार्केट, अभी तक जितने भी सेंटेंस बन रहे थे उसमें गो, वेंट या कुछ भी लगता था तो उससे पहले हम उसके बाद में हम टू लगाते थे, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमने टू नहीं लगाया है। इसी तरीके से जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे, ये तो पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आते थे, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। हैज़ जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ लगता था, ये सिंगल के साथ लगता था, ठीक है, और जो हैव होता था वो प्लूरल नंबर के साथ लगता था। बट उसके साथ ही आपने एक चीज़ नोट की होगी कि उसमें राम हैज़ गॉन मार्केट, राम हैज़ गॉन मार्केट आता था, हैड की जगह वहाँ पे क्या आता था, हैज़ आता था। तो वहाँ पर भी जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी गॉन, तो उसके बाद टू नहीं लगता था। तो एक चीज़ आप नोट करके रखेंगे कि कभी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ प्लस में टू कभी नहीं लगता, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो राम हैड गॉन मार्केट, रूल वही है, सब्जेक्ट सबसे पहले राम, फिर हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, टू का बीच में यूज नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे राम बाजार नहीं जा चुका था, राम हैड नॉट गॉन मार्केट, सेम वही रूल है। सब्जेक्ट ये हैश से मैंने आपको रूल दिखा रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हैश था, अगर आपने ध्यान देखा हो तो जितने भी हैश के साइन हैं उनके साथ कहीं ना कहीं रूल बताया हुआ है, ठीक है। तो राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। हैड क्योंकि इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड ही लगेगा, तो इसलिए यहाँ सोचना तो है ही नहीं, हैड लगा देना है, ठीक है। सब्जेक्ट फिर हैड, फिर नॉट क्योंकि नकारात्मक को आगे है नहीं तो इसलिए नॉट आएगा, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया गॉन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मार्केट,
ठीक है ना। और एक बात आपने नोट किया कि चाहे जितने भी सेंटेंस अभी तक हमने बनाए हैं, ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस बनाए उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, हमेशा जितने भी सेंटेंसेस हैं आपस में चाहे अफर्मेटिव हो तो सारे अफर्मेटिव एक ही तरह से बनते हैं। जैसे कि रूल क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब में आपने देखा होगा ये चीज़, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या पास्ट का इंडेफिनिट हो, ठीक है, सब में ये आता है। बस ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये बदल जाती है, और वर्ब की जो फॉर्म है कई सारे टेंसेस में ये बदल जाती है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखा होगा ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी, है ना, अफर्मेटिव के अंदर, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में। तो ये चीज़ आप याद रखें कि पैटर्न सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म बदल जाती है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये भी बात नोट करना है। जैसे नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आता है, और जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट आता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि वर्ब जो है, यानी जैसे यहाँ पे वर्ब है, चाहे फॉर्म कोई सी भी हो, उससे जस्ट पहले वर्ब से पहले नॉट का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये सब बातें याद रखने वाली हैं, ठीक है। इंग्लिश में रूल्स चलते हैं, वो रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है, कर पाएंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। आई से मैंने शो किया हुआ है आपको, क्या राम बाजार जा चुका था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे बोला हैड राम गॉन मार्केट, क्या राम बाजार जा चुका था, हैड राम गॉन मार्केट। तो आप यहाँ पर लगाएंगे उसी हिसाब से, देखिए सब्जेक्ट है ना, मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा हैड, तो हैड तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वही लग जाएगा। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो राम लगा दिया हमने। वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरे परफेक्ट में, चाहे कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, या फ्यूचर का परफेक्ट हो, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। और फिर आपका है मार्केट यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्या राम बाजार जा चुका था, हैड राम गॉन मार्केट, ठीक है। तो हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लेते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लेते हैं। तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बचे हुए सेंटेंसेस की। तो ठीक है, सबसे पहले आपने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो देखा था, बट मैंने कहा एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। और जो हम ट्रिक इसमें यूज़ करने वाले हैं डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं इस ट्रिक्स का यूज़ करने के लिए भी इन दोनों सेंटेंसेस का यहाँ पर मौजूद रहना जरूरी था, आपको समझने में आसानी होती, इसलिए मैंने इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव समझ लीजिए, डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो हम बाद में बनाएंगे, पहले इंट्रोगेटिव समझ लीजिए, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में बोला हैड राम गॉन मार्केट, यानी क्वेश्चन है कि क्या राम बाजार जा चुका था, ठीक है। आपने ध्यान से देखा लास्ट में आ था आया है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है हैड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट राम, रूल यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं हैश के रूप में, ठीक है। तो हैड, फिर सब्जेक्ट यानी कि राम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन, और फिर ऑब्जेक्ट है यानी कि मार्केट, और क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो हैड राम गॉन मार्केट। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि डब्ल्यूएच फैमिली का जब हम डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव बना रहे हैं जब हम, कि राम बाजार क्यों जा चुका था, ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड देख रहे हैं क्यों, जो कि डब्ल्यूएच फैमिली को शो कर रहा है। तो डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है, कि राम बाजार क्यों जा चुका था। तो वहां पर अगर आपने नोट किया हो तो हैड से लेके और यहाँ तक मार्केट तक का जो सेंटेंस है एज इट इज सेम सेंटेंस है, हैड राम गॉन मार्केट, हैड राम गॉन मार्केट, सेम सेंटेंस है, हैड राम गॉन मार्केट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने से पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव के आगे जस्ट हमने डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड लगा दिया वाई, जो कि क्यों के लिए है यहाँ पे, तो डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी कहने का मतलब है कि आप इंट्रोगेटिव का रूल याद रखिए और डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड इंट्रोगेटिव के जस्ट आगे लगा दीजिए, तो डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे डब्ल्यूएच फैमिली का कीवर्ड लगा दीजिए, जो भी वर्ड यूज हो रहा है, जैसे क्यों है तो वाई लग जाएगा, कब है तो व्हेन लग जाएगा, वो लगा दीजिए, तो डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं, क्या राम बाजार नहीं जा चुका था, ठीक है। तो हैड राम नॉट गॉन मार्केट, ठीक है, ये सेंटेंस है, तो उसका रूल है हैड, क्योंकि हैड सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है, फिर सब्जेक्ट यानी कि राम, फिर नॉट बोला है तो हमने नॉट लिखा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहा गॉन, और फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट। और फिर चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। तो हैड राम नॉट गॉन मार्केट यानी क्या राम बाजार नहीं जा चुका था, हैड राम नॉट गॉन मार्केट। सेम सेंटेंस आपका डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए भी बनेगा कि राम बाजार क्यों नहीं जा चुका था, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखेंगे अगर हैड से लेके मार्केट तक का ये जो सारा प्रोसेस है ये सेम एज इट इज इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरह है, जो कि सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। हैड राम नॉट गॉन मार्केट, तो ये भी है हैड राम नॉट गॉन
मार्केट, ठीक है। और इसके आगे आपने WH फैमिली का वर्ड लगा दिया तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। यानी कुल मिला के इसी वाक्य में नहीं, इसी टेंस में नहीं, हर तरह के सेंटेंसेस में, हर तरह के टेंसेस में जब आप WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव के आगे आप WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए, ठीक है। WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं WH फैमिली का, तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे आप जब WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वर्ड लगा देना है। जैसे हमने यहाँ पर हैड राम नॉट गॉन मार्केट के आगे WH फैमिली का वर्ड यानी कि वाई, जो कि क्यों के लिए स्टैंड करता है, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। क्यों के लिए हमने यहाँ पे वाई लगाया है और इसलिए WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी कुल मिला के आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट WH फैमिली का वर्ड अगर आप आगे लगा देते हैं इंट्रोगेटिव के तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और जब आप WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वर्ड इस तरीके से लगा देना है, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। आई होप आपको सभी टेंसेस के लिए ये रूल याद रहेगा। और अब ये वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।